जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है ग्लोबल, ध्यान दीजिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है, कौन सी रैंक प्राप्त हुई? रैंक क्या है, किसकी रैंक? भारत की रैंक कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 10वीं, 91वीं, 13वीं, 14वीं, कौन सी रैंक है भारत की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं रैंक है, ठीक है ना। भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक 14वीं, ठीक है। 14वीं रैंक इंडिया की है, ध्यान देना है आपको। भारत की कौन सी रैंक है? 14वीं रैंक है इंडिया की, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान देना है। भारत की रैंक तो आपको पता हो गई। दूसरी बात, कौन इसको जारी करता है, इस इंडेक्स को जारी करता कौन है, ठीक है ना। तो जारी करता कौन है, ये भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो जारी करता कौन है? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं IEP, ठीक है। ये जारी करता है, जारी करता संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, ये जारी करता है। भारत की पोजीशन कैसी है? 14वीं पोजीशन है भारत की, ठीक है इसमें। और सबसे पहली पोजीशन, अर्थात टेररिज्म में सबसे ज्यादा जो है प्रभावित अगर देश की बात करें तो कौन सा देश है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है ये सबसे पहले नंबर पे है प्रभावित क्षेत्रों में, ठीक है। भारत टेररिज्म वाले मामले में 14वीं पोजीशन पे है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही खास प्रश्न होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां पर विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया? ध्यान दीजिएगा, केले का फल की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, सबसे लंबा, विश्व का, ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे लंबा केले का फल कहां पाया गया, और भारत की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला है लक्षद्वीप, अंडमान, महाराष्ट्र और केरला। तो इनमें जो सही उत्तर आपका है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे लंबा केला पाया गया। केले की लंबाई है 4.2 मीटर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये केला है और इस केले की जो प्रजाति है, ये बड़ी खास प्रजाति है। डमनेशिया, ठीक है। तो इंडियन डमनेशिया इसकी प्रजाति है, प्रजाति का नाम है, ठीक है। और ये केला जो है 4.2 मीटर है। कहाँ पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया गया, ठीक है ना। ये आपका सही उत्तर होने वाला है। क्लियर है? ये विश्व का सबसे लंबा केले का फल है। चलिए भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। IIT हैदराबाद एवं भारतीय सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड, दुनिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया? ध्यान दीजिएगा, IIT हैदराबाद प्लस भारतीय सेना, दो लोगों ने मिलकर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर की बात हो रही है। 3D प्रिंटेड मंदिर की बात नहीं हो रही है, ये सैन्य बंकर की बात, क्योंकि 3D प्रिंटेड मंदिर का भी जो है 2 साल पहले अभी चर्चा में था।
तो यहाँ पे सैन्य बंकर की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे जो है इसको स्थापित किया गया बताइए? तो ये है आपका लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में इसको स्थापित किया गया और इसे 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्थापित किया गया 11,000 मीटर की ऊंचाई पे। क्लियर है? और ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो ये किया गया प्रोजेक्ट प्रबल के तहत, प्रोजेक्ट प्रबल के तहत, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रबल, ठीक है, इसके तहत किया गया। और ये ऊंचाई पर ही काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, ये ऊंचाई पर ही काम करेगा, 11,000 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। और ये सेना के लिए जो है, सेना के लिए फायदेमंद है। सेना के लिए फायदेमंद, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत ही खास है। और ये है आपका लेह लद्दाख में कौन से प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट प्रबल के तहत। कितना मीटर पे? 11,000 मीटर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? यू हैव 4 ऑप्शंस। देखिए, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस है। एक गुरुग्राम है, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल। तो कहां किया गया? तो ये किया गया आपका गुरुग्राम में, ठीक है। विश्व के पहले विश्व शांति केंद्र, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? गुरुग्राम में किया गया, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। कब किया गया? 2 मार्च 2025 को किया गया। और सबसे खास बात यह है कि इसका उद्घाटन जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, उद्घाटन किया। पूछ सकता है उद्घाटन किसने किया, तो फंस जाओगे। तो रामनाथ कोविंद हो गए, ठीक है। क्या उद्देश्य है? कोई भी चीज होता है तो उसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द पर्पस ऑल्सो। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है आपका अहिंसा, आध्यात्मिक चेतना एवं मानव सेवा, ठीक है। इन तमाम तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीजों को आगे ले जाने के लिए, अहिंसा की भावना पैदा करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना का विकास, मानव सेवा की भावना लोगों के अंदर डालने के लिए पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहां पड़ता है? थोड़ा एक बार बता दें आपको हम। तो गुरुग्राम पड़ता है आपका हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा। हाँ, गुरुग्राम में ही ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, ध्यान देना, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी इंडिया एवं फ्रांस के बीच। चलिए तो आगे चलते हैं। ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? देश का पहला है, ध्यान देना है, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पे स्थापित किया है? तो ये स्थापित हुआ है भैया कहां पे बताइए? ये स्थापित हुआ है मद्रास, ठीक है ना। स्थापित हुआ है और देश का पहला है ये, ठीक है, ध्यान देना है, देश का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है, ये देश का पहला है।
और सबसे बड़ी बात है इसका उद्देश्य। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मधुमेह, डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह का बेहतर प्रबंधन एवं रोकथाम। ठीक है, मधुमेह का बेहतर प्रबंधन एवं रोकथाम। क्लियर है, इसका उद्देश्य है। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्रश्न? भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना कहां पर कराई गई? ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली तटीय जल पक्षी जनगणना कहां पे कराई गई? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस, कटक, जामनगर, कोच्चि या मुंबई। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है जामनगर। ठीक है, गुजरात। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है, ये ध्यान देना। और देखिए, ध्यान देना है आपको कि यह जो प्रोजेक्ट है खासतौर पे पक्षी जनगणना वाली, इसको गुजरात वन विभाग एवं बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, ठीक है, तो बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी इसको किसने किया है? एक बार फिर से लिख देते हैं। वन विभाग एवं बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से ये जो है जनगणना कराई गई। क्लियर है? हाँ, उद्देश्य क्या है इसका? इस जनगणना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पक्षियों की आबादी की निगरानी करना। पक्षियों की आबादी की निगरानी करना। ठीक है, इसका उद्देश्य, ध्यान देना। क्लियर है? चलिए, तो तटीय जल पक्षी जनगणना का मतलब आप समझ सकते हैं, तट पे जो जल पक्षी होते हैं, जो आप देखते हैं जब आप किसी वाटर बॉडी के पास जाते हैं, देखते हैं ऐसे पक्षी जो जल के अंदर जो है देखने को मिलते हैं, वहीं भाई चरते रहते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं जल के ऊपर। तो वो जल के ऊपर ही जो है आपको देखते हुए, जैसे आप किसी भी, जैसे गंगा में चले जाएं, आप यमुना में चले जाएं, कहीं भी जाएं, तो देखते हैं कुछ पक्षी आके जल के ऊपर जो है वो बैठे रहते हैं, और वहाँ से उनको चारा वगैरह मिलता है, मछली वगैरह मिलता है, जो भी मिलता है तो खाते पीते रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जनगणना कराई गई है। तो ये जनगणना जामनगर गुजरात में करवाई गई है। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। और अब अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक आयु अनुकूलन, एज फ्रेंडली सिटीज। ठीक है, वैश्विक आय अनुकूलन, आयु नॉट आयु अनुकूलन, फ्रेंडली, एज फ्रेंडली में WHO ने किस भारतीय शहर को शामिल किया? वैश्विक आयु अनुकूलन में WHO ने किस भारतीय शहर को शामिल किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा खास प्रश्न है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है आपका कोझिकोड, केरल। कोझिकोड, केरल को वैश्विक आयु अनुकूलन में WHO ने शामिल किया। ठीक है ना, ध्यान देना पहले इस चीज को। खासतौर पे यह एक प्रकार का नेटवर्क है जिसमें इसको शामिल किया गया है। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लोबल
नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली cities and communities के नेटवर्क में शामिल किया है। ध्यान देना, इसी के नेटवर्क में शामिल किया है। ये नेटवर्क किससे संबंधित है? WHO से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देना, इसी में शामिल किया है इसको, कोझिकोड को। और इस नेटवर्क की अगर स्थापना की बात करेंगे कि कब ये नेटवर्क स्थापित किया गया, तो 2010 में स्थापित किया गया। इस समय टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करेंगे कि इस नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज या सिटीज जो होते हैं, जो जिनको शामिल किया जाता है शहरों की, तो कंट्रीज हैं आपकी, कंट्रीज आपकी टोटल हैं 51। टोटल कंट्रीज जो हैं वो है 51। तो हाँ, 51 कंट्रीज, ठीक है, 51 कंट्रीज हैं। और जबकि इसमें सदस्यों की संख्या अर्थात शहरों की संख्या जो है, जो इसमें शामिल किए गए हैं, तो 1300 से ज़्यादा। ये ध्यान देना है, ये इसके मेंबर्स हैं। मेंबर जैसे कोझिकोड भी मेंबरशिप धारण किया, कोझिकोड को भी मेंबर बनाया गया, ऐसे 1300 लोग जो है शामिल हैं ऐसे शहरों को। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसको शामिल किया गया इस नेटवर्क में? कोझिकोड को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में वर्गीकृत करने की घोषणा की? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने काम किया? देखिए प्रश्न पढ़िए एक बार फिर से। हाल ही में किस राज्य ने लैंगिक समावेशन के लिए, ध्यान देना, जेंडर, देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में वर्गीकृत किया गया। तो जेंडर इक्वेलिटी जो है, उसको, जेंडर को इंक्लूसिव बनाने के लिए, ताकि भाई सब जेंडर्स को सम्मान मिले, इसके लिए इंक्लूसिवनेस लाने के लिए किसको, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। कौन सा स्टेट है वो? मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो यह असम, ध्यान देना, क्या है? असम। तो असम ने अभी शामिल किया, 2025 में शामिल किया। ठीक है, इसमें शामिल किया असम ने, ध्यान देना। लेकिन इसके अलावा भी 2 स्टेट्स और हैं, जैसे एक है झारखंड और इसके अलावा मध्य प्रदेश। ये लोग पहले ही ऐसा कदम उठा चुके हैं, ध्यान देना। ये भी 2023 में और ये भी 2023 में, ये दोनों ने कदम उठा के इनको शामिल किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी शामिल किए हैं। अभी असम तीसरा स्टेट बना जो ऐसा काम किया। असम ने भी ट्रांसजेंडर को सम्मान दिया और लैंगिक समावेशन के लिए जो है इनको ओबीसी वर्ग में, ओबीसी इनको बना दिया, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल किया। क्लियर है? अब इससे इनको रिजर्वेशन वगैरह भी प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर भैया? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? चलिए भैया इसको देखते हैं, इस प्रश्न को, बहुत ही खास प्रश्न है। सभी, यहां पे ध्यान देना है आपको, क्या कह रहा है? सभी शहरी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय किसको बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी होती है जो, ठीक है ना, नगर पालिका, ये सब स्थानीय निकाय, नगर निगम, ये सब स्थानीय निकाय होते हैं। तो इनको एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कौन सा बना? तो ये एक प्रश्न थोड़ा हल्का सा गड़बड़ है, यहां पे मध्य प्रदेश है। हाँ, अब बताइए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया है फिलहाल। चलिए इसको मैं बता देता हूं, ऐसे बता देता हूं, एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा।
टाइपिंग में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है कभी कभी। तो ये इसका उत्तर यही है, मध्य प्रदेश ही है। तो मध्य प्रदेश वो राज्य है, मध्य प्रदेश ने क्या काम किया है कि सभी जितने भी स्थानीय निकाय हैं, सभी शहरी, ग्रामीण नहीं, ध्यान देना, सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ेगा, एक पोर्टल से जोड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका फायदा क्या है, क्यों किया जा रहा है, और इसके लिए एमपी ने क्या किया है भैया, ये पोर्टल तैयार किया। इस पोर्टल का नाम है ई नगर पालिका 2.0, ये शुरू किया, ये पोर्टल है। और इसी पोर्टल से जितने भी स्थानीय निकाय हैं सबको जोड़ा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये ऐसा काम क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है, ऐसा करके क्या मिलेगा? तो अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य पारदर्शिता इससे आएगी। क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी, ठीक है ना, पारदर्शिता। ठीक, इसके अलावा पारदर्शिता एवं नागरिक सुविधाओं को और अच्छे तरीके से कुशल बनाया जा सकेगा। कुशल बनाना, ठीक है। तो उद्देश्य इसका जो उद्देश्य है, इसकी उद्देश्य की पूर्ति इसी तरीके से होगी कि अगर जोड़ लिया जाएगा तो सारे जो स्थानीय निकाय हैं एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के बारे में जो है बात करेंगे कि कहाँ पे विकास की दर क्या है, कहाँ पे सुख सुविधाएं किस तरीके से चल रही हैं। तो एक दूसरे की कमजोरी भी पता चलेगी और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। तो जिससे कुल मिला के अंततः नागरिक सुविधाओं की जो है सुख सुविधा अच्छी तरीके से हो पाएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो है इस सेशन का, अंतिम प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है। चलिए भैया देखते हैं अंतिम प्रश्न। जून 2025 में भारत की पहली योग नीति की घोषणा किस राज्य ने की? योग नीति घोषणा, भारत की पहली योग नीति की घोषणा किस राज्य ने की? योग नीति की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने किया भैया, उत्तराखंड, ध्यान देना, ठीक है ना। योग नीति घोषणा उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, कब किया? 21 जून। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के अवसर पे इसने क्या किया? इसने किया पहली योग नीति घोषित की। क्लियर है? पहली योग नीति घोषित की। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पहले पकड़िए, क्यों किया इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य जब जानेंगे ना, तो उद्देश्य जब अगर आप जानेंगे तो इससे आपको समझने में आसानी पड़ेगी कि इसका ये उद्देश्य है, तो चीजें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। इसका उद्देश्य क्या भैया? इसका उद्देश्य है उत्तराखंड को योग एवं आरोग्य राजधानी बनाना। ठीक है, मतलब योग आरोग्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ही जो है आगे बढ़े, तो इसको अलग एक स्टेटस प्रदान करना। ठीक है, इस दिशा में काम करना और योग और आरोग्य के लिए यह क्षेत्र जाना जाए, यह राज्य जाना जाए, इसके लिए भरसक प्रयास करना। ठीक है, तो पहली योग नीति उत्तराखंड ने शुरू की है। चलिए फिर इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। कल एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।